नॉर्वे में एक 13 साल का लड़का है मैग्नस कार्लसन नाम का, जो चेस में ग्रैंड मास्टर है। जी हाँ, एक 13 साल का लड़का। यही नहीं, जब वो चेस खेलता है तो अपनी अगली 15 मूव्स पहले से ही सोच के रखता है। और अपनी मूव्स तो छोड़िए, वो सामने वाले की मूव्स को प्रिडिक्ट और बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लेता है। मैग्नस के बारे में जानने के बाद मैं यही सोचता रहा कि चेस और बिजनेस कितना एक जैसा है। जिस तरह चेस में कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का प्लेयर अपने ओपोनेंट की अगली मूव्स गेस करके अपनी 12 से 15 मूव्स का प्लान बना लेता है, उसी तरह बिजनेस में भी एक्सपर्ट अपनी आगे की मूव्स प्लान करके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलॉन मस्क को ही ले लीजिए। मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी जब मुझे पता चला कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी सक्सेसफुल कंपनी का मालिक बचपन से ही चेस का माहिर खिलाड़ी रहा है। इलॉन के भाई किम्बल ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो जिस तरह अपनी क्लियरली चीजों को देख पाता है, मेरे जानने में ऐसा और कोई इंसान नहीं है जो उतना क्लियरली सिचुएशंस को देखता हो। तो अपनी अगली 12 मूव्स प्लान करके रखता है इलॉन। ज्यादातर लोग अपनी अगली 1 या 2 मूव्स को सोच कर चलते हैं, और ऐसे लोग बिजनेस की दुनिया में बहुत कम ही समय में गायब भी हो जाते हैं। वही इलॉन मस्क जैसे धुरंधर मार्केट में उतरते हैं और पूरे मार्केट को कंट्रोल करने लगते हैं। अब आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि सिर्फ 5 मूव्स आगे क्यों? इलॉन मस्क की तरह 12 मूव्स आगे का क्यों नहीं, या मैग्नस की तरह 15 मूव्स आगे का क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक कारण है। हम में से ज्यादातर की टेंशन होगी कि एक अच्छा प्रमोशन या कोई ऑफ साइट मीटिंग या एनुअल अप्रेजल और बोनस। हमें तो मार्स को अर्थ बनाने की टेंशन लेनी नहीं है। तो 5 मूव्स हमारे लिए काफी हैं। साथ ही साथ 5 मूव्स हमें आगे बढ़ने का जितना मौका देती हैं, पीछे हटने का ही उतना मौका देती हैं। अगर आप ज्यादा प्लानिंग कर लेंगे तो उससे वापस मुड़ने का ऑप्शन आपके लिए बंद हो सकता है। और सबसे मेजर कारण कि क्यों हम 5 मूव्स की बात करेंगे वो है एनालिसिस पैरालिसिस का। इसका मतलब हुआ कि आपने किसी सिचुएशन को इतना ओवरथिंक कर लिया कि आप उससे पैनिक होने लगे, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। प्लानिंग उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप प्रैक्टिकली एक्शन में बदल पाओ दोस्तों। साथ ही साथ ये इतनी बेसिक 5 मूव्स होने वाली हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब बिजनेस से जुड़े कई सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं, लेकिन लोग गलती ये कर बैठते हैं कि मान लेते हैं कि सभी सवालों के जवाब हाँ या ना में होने चाहिए। हर सिचुएशन अलग होती है और हर किसी के हिसाब से इन सवालों के जवाब भी बदल जाते हैं दोस्तों। हर किसी को यस या नो के बॉक्स में आप फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब तक पहुंचना कैसे है, ये आप समझ सकते हैं अपने हर मूव के आगे के 5 मूव्स की प्लानिंग करके। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने मूव्स को प्लान करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्या कभी आप किसी ऐसे दौराहे पर खड़े हुए हैं जहां आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आसान और एक सही? ये उतनी अनकॉमन बात है नहीं जितना आप सोचते हैं। अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कि क्या मैं फ्रिज में रखी चॉकलेट खा लूं, आप अपने दोनों आंसर्स को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। हाँ कहा तो बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन उसके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होगा। ना कहा तो बच्चा जिद करेगा, नखरे दिखाएगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन उसके हेल्थ के लिए ये सही ऑप्शन है। अगर आप फ्री हैं और बच्चे की जिद को मैनेज कर सकते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन को चुनना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप पहला ऑप्शन चूज करना चाहेंगे। अक्सर ऐसा होता ही है कि लाइफ की छोटी बड़ी सिचुएशंस में आपके सामने इस तरह के 2 या 3 ऑप्शंस आते हैं और उन्हें चुनने से पहले आप उसके बाद के रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। यहाँ आपने सोचा कि आपके यहाँ हाँ या ना का क्या असर होगा और आप उसी तरह काम करेंगे। इसी तरह बिजनेस में भी आपको अपने हर डिसीजन के पहले ये सोचने की जरूरत है कि इसका असर क्या होगा। लेकिन सिर्फ एक स्टेप आगे का सोचने से काम नहीं चलता, क्योंकि आप यहाँ मिलियंस की डील्स के डिसीजंस लेने वाले हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? हर एक बात असल में इसी सवाल से शुरू होती है दोस्तों। खुद को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप जाना किधर चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि 4 लाख रुपए महीने की नौकरी कर लो, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो और एक आलीशान जिंदगी जियो, या करोड़ों में कमाओ, अपना खुद का प्राइवेट जेट हो लेकिन काम का स्ट्रेस हो, आप दोनों में से क्या चुनेंगे? बहुत से लोग कहेंगे कि 4 लाख रुपए और कंफर्टेबल जिंदगी, यही तो हमारा सपना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट जेट, अमीर बनना है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम जिंदगी में उतना ही पैसा चाहते हैं जितने में हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, उससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। हर किसी का पैसे को लेकर, काम को लेकर और मानसिक सुख शांति को लेकर बहुत अलग अलग ओपिनियन है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमीर बनना है तो चैन की जिंदगी छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो पैसे के ऊपर मेंटल पीस को रखते हैं, लेकिन पैसा कमाना है तो 7 घंटे की नींद को भूल जाइए और स्ट्रेस को गले लगा लीजिए।
इससे एक बात साफ है कि हर इंसान के लिए सक्सेस की अपनी अलग परिभाषा या डेफिनेशन है। हर किसी की नज़र में पैसे की वैल्यू अलग है और इसीलिए हर किसी के अगले 5 मूव्स भी अलग होंगे। यही कारण है कि अगर आपको ये समझना है कि आपके अगले 5 मूव्स क्या होने चाहिए, तो आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा। आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो आप कभी आगे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। आपका पहला मूव होना चाहिए ईमानदारी से खुद को समझना। अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह साफ कर लीजिए और शुरू से लिखना शुरू कीजिए। आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं। यह अज्यूम बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको भी पैसा कमाकर खुशी मिलेगी, या आपको मिनिमलिस्टिक जीवन चाहिए क्योंकि आप किसी कंपनी के सीईओ या कोई बड़े आर्टिस्ट हैं। खुद को दूसरों के एक्सपेक्टेशन पर मत तोलिए दोस्तों, अपने लिए डिसीजन खुद लीजिए। अगर आपको साइड इनकम के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, तो आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। एक छोटे कैफे या दुकान के लिए आपको जबरदस्ती अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी टीम और अच्छा एसेट चाहिए। इसलिए पहले ये फिगर आउट करें कि आपकी मंजिल क्या है। अपने पेन का इस्तेमाल करें। बिजनेस में बुरा समय हमेशा आता है। मैं यहाँ आपको एक ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो तो आपको कोई भी बता देगा। मैं वो सच्चाई बताना चाहता हूँ जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आपको लाइफ की हर चीज मिलेगी, महंगी गाड़ियां, सेलिब्रिटीज से मुलाकात, महंगे कपड़े, सब कुछ। लेकिन उससे पहले आपको मिलेगा बहुत सारा पेन और स्ट्रेस, और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आप अगर ज्यादा दुख को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इस दुनिया में आपके सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बचपन में हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, कुछ बनने के, कुछ हासिल करने के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफ हमारे सपनों के बीच आ जाती है और समय के साथ हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो बैठते हैं। हम जो बनना चाहते थे उससे फोकस हटा देते हैं और जो आसानी से बन पा रहे हैं वो बन जाते हैं। आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये भरोसे की कमी है ना, वो ही आपको आपके अगले मूव्स प्लान नहीं करने देती। हम अपने आप से कहते हैं, क्या फायदा है ऐसे सपने देखने का जो हमारी पहुंच से बाहर है। इससे अच्छा है छोटे सपने देखते हैं जिन्हें पूरा करना आसान हो। इस सोच का साथ आपको इसी पल में छोड़ देना है। आप बड़े नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और बिना प्लानिंग किए आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और ये लेसन हमारे ऑथर पैट्रिक बेट-डेविड ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। 20 साल की उम्र में पैट्रिक हॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे और अगले आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को प्लान आउट किया। एक बड़ी जिम चेन में नौकरी करके उसकी हॉलीवुड ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हॉलीवुड के एजेंट से कॉन्टैक्ट बनाएंगे और हॉलीवुड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। ये 1990s की समय की बात है। उन्होंने उस वक्त की वन ऑफ द टॉप जिम चेन्स में जॉब शुरू की। कैलिफोर्निया के एक जिम में 6 महीने जॉब करने के बाद उन्हें प्रमोट करने की बात आई। उन्हें हॉलीवुड से 10 किलोमीटर दूर एक ब्रांच में जाने का ऑफर दिया गया क्योंकि इस ब्रांच की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और पैट्रिक की सेल्स परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। उन्होंने अपने बॉस को साफ साफ बताया कि उन्हें हॉलीवुड वाली ब्रांच में वीकेंड ट्रेनर की नौकरी चाहिए थी। इस पर उनके बॉस ने कहा कि अगर वो इस नई ब्रांच की परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे तो उन्हें हॉलीवुड ब्रांच वाली नौकरी मिल जाएगी। इस रेस में उनके अलावा सिर्फ एक आदमी और था, अरविंद। अगर वो अरविंद से बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उनकी ड्रीम जॉब उन्हें दे दी जाएगी। पैट्रिक बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। 3 ही महीने में उन्होंने सेल्स को 40% से 110% पे पहुंचा दिया। इसके बाद उन्हें जिम के मैनेजर्स ने मीटिंग के लिए बुलाया। पैट्रिक को यकीन था कि अब उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। उनके आने पर सबने उनकी बहुत तारीफ की और फिर उन्हें 6 महीने के लिए उसी जिम में हायर पे पर काम करने का ऑफर दिया। पैट्रिक का खून खौल गया। उन्होंने कहा, मैंने साफ कर दिया था कि मेरा इंटरेस्ट हॉलीवुड वाली ब्रांच में है, वीकेंड ट्रेनर की पोजीशन में। मेरा मेरिट भी इस कंपनी में बहुत अच्छा था और मुझे इस ब्रांच की सेल्स बढ़ाने के बदले वो जॉब प्रॉमिस की गई थी। इस पर सबने कहा कि ये फाइनल ऑफर है। वो शांत दिमाग से इस ऑफर के बारे में सोचकर बताएं। पैट्रिक पार्किंग लॉट में टहलने लगे। वहां उन्हें पता चला कि अरविंद को वो जॉब दे दी गई है। अरविंद की परफॉर्मेंस उनसे बहुत कम थी, लेकिन वो 6 साल से जिम चेन में थे, जबकि पैट्रिक को 9 ही महीने हुए थे। उनके बॉस को पता था कि पैट्रिक को वो जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उसने फेक प्रॉमिस किया था ताकि पैट्रिक उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। पैट्रिक ने उसी रात अपनी जॉब छोड़ दी। उनके कलीग्स, दोस्त और उनके परिवार वालों ने कहा कि उनका डिसीजन गलत है, लेकिन पैट्रिक ने तय कर लिया था कि वो ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहां लोग अपने शब्दों की इज्जत नहीं करते। रात को बिस्तर पर लेटकर पैट्रिक ने दोबारा सोचा कि अब वो अपने फ्यूचर के साथ क्या करेंगे। उस रात उन्होंने अपनी आगे के मूव्स को पहली बार प्लान किया। उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। ये पहली बार था कि उन्होंने तय किया उन्हें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और इस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
पैट्रिक की कहानी से आपको भी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा, कोई घटना याद आई होगी जब आपके डिजर्विंग होने के बाद भी आपको आगे बढ़ने से रोक दिया गया होगा। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कितना पावरलेस, दुखी और हेल्पलेस महसूस होता है तब? बस इस फीलिंग को पकड़ लीजिए, आपकी सक्सेस के लिए यही फ्यूल है। शर्मिंदगी की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जब इलॉन मस्क 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से कनाडा के लिए निकल गए थे, उनके पिता को उन पर एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। 2017 में एक इंटरव्यू में एलॉन ने बताया था कि उनके घर से निकलते वक्त लगातार उनके पापा उनसे कह रहे थे, तुम 3 महीने में यहीं वापस आ जाओगे, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम बेवकूफ हो। यही नहीं, शार्क टैंक में आने वाली बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बारबरा कॉर्कोरन की भी ऐसी ही कहानी है। 1973 में 23 साल की उम्र में वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती थी। वहां आने वाले एक रेगुलर कस्टमर ने उन्हें $1000 उधार दिए अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए। कुछ ही साल बाद उन दोनों ने शादी कर ली और बारबरा एक बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी चलाने लगी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हम में से कोई बारबरा के बारे में नहीं जान पाता, लेकिन उनके पति ने उनकी असिस्टेंट से शादी कर ली और उन्हें अपने घर से निकालते वक्त कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। 2016 में एक इंटरव्यू में बारबरा ने बताया था, मैंने उसकी इस बात को रोकर जाने नहीं दिया, मैंने अपने गुस्से को ही अपना साथी बनाया। मैंने तय किया कि मुझे उस आदमी को गलत प्रूव करना है, इसलिए आज मैं यहां तक पहुंची हूं। बारबरा ने अमेरिका की बेस्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट फर्म बनाई, उसे $66 मिलियन में बेचा, अपनी किताब लिखी और शार्क टैंक में भी वो एक स्टार बन के उभरी। उनका कहना है कि हर सफल इंसान की जिंदगी में एक इंसान जरूर होता है जिसने उन पर भरोसा नहीं किया, और यही दर्द होता है जो उन्हें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता रहता है। दोस्तों, इस तरह के हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां सफल लोगों पर किसी ने डाउट किया और इसी डाउट को उन्होंने अपनी प्रेरणा बनाया। आपको अपने हेटर्स का इस्तेमाल करना है खुद से उस आग को जिंदा रखने के लिए जो आपको आगे बढ़ाएगी। इस तरह की शर्मिंदगी, डिमोटिवेशन आपकी सबसे अच्छी मोटिवेशन बन सकती है। उन टीचर्स, बॉस, रिश्तेदारों या कोचेस के बारे में सोचिए जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया और उन्हें गलत साबित करके दिखाइए। एक बिजनेस में समय समय पर आपको अपने अंदर की आग की जरूरत पड़ेगी और आपको यही हेटर्स मदद करेंगे। अगर नहीं, जब आपने कितनी बार खुद से कहा है कि अगर मेरा अपना घर होता, या अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं ऐसा करता, वैसा करता, या अगर मेरा अपना खुद का बिजनेस होता तो मैं इस तरह पैसे को इन्वेस्ट करता। अगर शब्द का इस्तेमाल करते ही आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप अपने सपनों पर भरोसा नहीं करते। अपने भविष्य पर यकीन करिए। आप जो बनना चाहते हैं उसको सच मानिए। ये मानिए कि एक दिन आप उस मुकाम पर होंगे। अगर को जब से बदल दीजिए। जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप अपनी कंपनी को पब्लिक करेंगे, जब आप अपनी फेवरेट गाड़ी खरीद लेंगे, वगैरह वगैरह। अपने फ्यूचर सेल्फ पर भरोसा करिए। आईबीएम के फाउंडर थॉमस जे वॉटसन का कहना है, आईबीएम को यहां पहुंचाने के लिए मैंने बस 3 स्टेप लिए। सबसे पहले मैंने अपने दिमाग में एक मॉडल तैयार किया कि मेरे सपनों की कंपनी आईबीएम कैसी दिखती होगी तय करने के बाद मैंने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी के लोग किस तरह बिहेव करते होंगे, किस तरह एक्ट करते होंगे। एक बार जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे आईबीएम को कितना बड़ा बनाना है और इतनी बड़ी कंपनी के लोग कैसे एक्ट करते होंगे, बस एक ही काम बचा था, आज से ही वैसे एक्ट करना शुरू कर दो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो तो हमें आज से ही वैसे बिहेव करना होगा जैसे एक सक्सेसफुल कंपनी के एम्प्लॉय करते हैं। इस मंत्र को मैं भी मानता हूं। कहीं पहुंचने के लिए आपको शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी 1 लाख से ज्यादा होगी तब करूंगा, तो ये गलती मत कीजिए। आज से शुरू कीजिए। और इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी आप रिच डैड पुअर डैड जैसे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताबों की बुक समरी सुन सकते हैं। भविष्य पर विश्वास करना एक ऐसी क्वालिटी है जो हर लीडर में होनी चाहिए। दुनिया के बेस्ट लीडर्स में ना सिर्फ भविष्य की सच्चाई पर यकीन करने की एबिलिटी होती है, बल्कि साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर करके उनके विजन को पूरा करने की भी एबिलिटी होती है। May 25, 1961 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपनी स्पीच में एक स्पेशल मैसेज दिया था कि कांग्रेस का जॉइंट सेशन होना चाहिए क्योंकि यही देश की जरूरत है। जॉन एफ कैनेडी का गोल साफ था, इस दशक के खत्म होने से पहले एक इंसान को चांद पर लैंड करना और सुरक्षित धरती पर वापस लाना। ये उनका गोल था, मेन गोल। दशक खत्म होने से बस कुछ महीने बचे थे कि जुलाई 20, 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चलने वाले दुनिया के पहले शख्स बने। जेएफके का विजन ही था जिसने चांद पर पहुंचने जैसे काम को पॉसिबल बनाया। इस तरह आपको भी अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को लीड करना है और इसके लिए जरूरी है कि आप ना सिर्फ अपने फ्यूचर ट्रुथ पर यकीन करें बल्कि अपने एम्प्लॉइज को
भी उस विजन में विश्वास दिलाएं। खुद को पुश करने के लिए अपने हीरोज का इस्तेमाल करिए। अगर आप जीवन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको अपने हीरोज को फॉलो करना होगा। मेरे ऑफिस में मैंने अपने हीरोज की एक पेंटिंग लगा रखी है। उस पेंटिंग में मेरे सभी हीरो हैं। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, महाराणा प्रताप, B.R. अम्बेडकर, एल्बर्ट आइंस्टाइन और गोस्वामी तुलसीदास। अब आप सोच रहे होंगे इतने अलग अलग हीरोज, इनमें से आधों की तो आइडियोलॉजी और सोच भी नहीं मिलती होगी, फिर ये मेरे हीरोज क्यों हैं और सब एक साथ एक पेंटिंग में हैं क्यों? मेरे हर हीरो से मैं अलग सीख लेता हूँ। मार्टिन ल्यूथर किंग ने अपनी परिस्थितियों से लड़ाई की और अपने विचारों के कारण मारे जाने पर भी अमर हो गए। इनसे मैं सीखता हूँ कि अपने विचारों की जीत के लिए किसी से भी डरना नहीं चाहिए। एरिस्टोटल उस जमाने में जीवन, यूनिवर्स और सही गलत की बहुत बहुत जानकारी रखते थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट को एडवाइस करते थे। उनसे मैं सीखता हूँ कि जीवन में स्लो डाउन करके इस जीवन की गहराइयों को समझना चाहिए। हर दिन अपने दिमाग को खुलकर सोचने का समय देना चाहिए। महाराणा प्रताप वो राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की फौज को अपनी हिम्मत से ही नाको चने चबवा दिए। ये जानने के बाद भी अकबर की सेना उनकी सेना से बहुत बड़ी है और ताकतवर है, उनकी हिम्मत नहीं डगमगाई। और उनसे मैं ये सीख लेता हूँ कि सामने खड़ी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। B.R. अम्बेडकर का हमारे देश का संविधान बनाने तक हर कदम पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और समाज के लिए निचले हिस्से से आने के बाद भी, डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद भी उन्होंने हिस्ट्री में अपना एक अलग नाम बनाया। उनकी कहानी मुझे खराब से खराब सिचुएशंस में भी मोटिवेट करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम से मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, शायद क्योंकि आधे से ज्यादा तो वो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर मैथ्स को पॉपुलर बनाया जब लोगों को इस फील्ड में बिल्कुल ना के बराबर जानकारी थी। इससे मुझे सीखने को मिलता है कि एक अनकॉमन इंडस्ट्री में कदम रखने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो लोग आपके पीछे चलेंगे, चाहे वो आपकी बात समझ भी ना पाते हो। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में रामायण का अनुवाद करके रामचरितमानस लिखी थी। इसके कारण उस समय का समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन उनका मानना था कि आम लोगों के लिए भी रामायण अवेलेबल होनी चाहिए ना। उनसे मैं ये सीखता हूँ कि हाई एंड प्रोडक्ट को मासेस के लिए अवेलेबल कैसे कराना है। मेरे ये सारे हीरोज मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं और जब भी मैं अपने ऑफिस में घुसता हूँ मुझे मेरे सारे लेसन याद आते हैं। इस तरह आप भी अपने वर्क प्लेस और ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हैं जो आपको इंस्पायर करते हो सकता है कोई मैगजीन कवर या कोई पोस्टर आप अपनी स्ट्रगल के दिनों में अपनी अलमारी पर चिपका कर रख सकते हैं। उस पोस्टर को अपने ऑफिस में जरूर लगाएं ताकि जब भी आप उसे देखें आपको याद आए कि आपको अभी और कितना आगे जाना है। आपका दूसरा मूव होगा अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की स्टडी करना, और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आप। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि किसी को एकदम से बिजली के झटके की तरह इंस्पिरेशन आती है और उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। असल जिंदगी में आपको खुद को स्टडी करना पड़ता है। ग्रीक पोएट पिंडार का कहना था, बिकम हु यू आर बाय लर्निंग हु यू आर, यानी आप जो हैं वो बनने के लिए आप क्या है ये सीखना और जानना ज्यादा जरूरी है। आप एक दिन में 300 सेल्स कॉल्स कर सकते हैं, 12-13 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकते हैं, आप हफ्ते के 7 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद को डिस्कवर करने बैठेंगे आपको बाकी सारे काम आसानी लगेंगे। खुद को समझने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है और इसलिए हर कोई इस मूव को नजरअंदाज कर देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का तो नाम आपने सुना ही होगा। उनका एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में 3 चीजें सबसे हार्ड है, स्टील, डायमंड और खुद को समझना। सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन ही नहीं, रूमी, एरिस्टोटल, लाओ त्जू से लेकर रैल्फ एलिसन और थेल्स ऑफ मिलेटस के भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप अक्सर एक जॉब ढूंढते हैं, जॉब आपको मिल जाती है और फिर आप खुद को उस जॉब के हिसाब से ढाल लेते हैं। आपकी इच्छाएं, पसंद नापसंद, हॉबीज सब उस जॉब के हिसाब से ही तय होते हैं। फिर धीरे धीरे आप उस जॉब से चिढ़ने लगते हैं और आपको लगता है कि इस जॉब में चैन नहीं है, लेकिन क्या करें, घर के बिल्स तो भरने ही हैं। फिर आप बेमन से वो जॉब करते रहते हैं और दिल बहलाने के लिए आप कभी कभार छुट्टी पर चले जाते हैं या दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं। और फिर जब आपसे आपकी जॉब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, आप एकदम बर्नआउट हो जाते हैं, तो आप वो जॉब छोड़ देते हैं। जॉब छोड़कर आप कुछ दिन ब्रेक ले लेते हैं और फिर आप कहीं और जॉब करने लगते हैं और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। अगर ये सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ यार हमारी लाइफ की तो यही कहानी है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने हिसाब से नौकरी को अलाइन नहीं किया, बल्कि अपनी नौकरी के हिसाब से खुद को अलाइन कर दिया। क्या होता है जब आप अपनी नौकरी को अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं, इस पर बाद में आते हैं। पहले ये बात करते हैं कि आप ऐसा करेंगे कैसे। जब आपने अपनी पहली मूव डिसाइड कर ली है, यानी आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं।
ट्रस्ट मी, एक बार आप खुद को अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो आपको तो एक अलग ही फ्रीडम महसूस होगी। आप अपने आप से ही इतना पावरफुल महसूस करेंगे मानो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है। अपनी नौकरी को अपने साथ अलाइन करने के लिए पहले खुद को जानें। आप हैं कौन, आपकी पसंद क्या है, आपको क्या करने से खुशी मिलती है। आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं। समीर ने 30 साल का होने से पहले ही 12 जॉब्स चेंज किए थे। मेरी उससे मुलाकात हुई थी तब जब उसने मुझे इंश्योरेंस भेजा था, और इंश्योरेंस सेल्समैन होने के बाद भी उसने आधा दर्जन जॉब्स बदली थी। तो एक दिन समीर ने मुझे फोन करके मिलने बुलाया। मैं आया तो देखा समीर बड़ा परेशान सा, अस्त व्यस्त सा लग रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने आज ही अपनी जॉब छोड़ दी। फिर वो बताने लगा कैसे उसका बॉस हमेशा उसे ही टारगेट करता था और कैसे कभी उसकी तारीफ नहीं होती थी, और उसने परेशान होकर नौकरी छोड़ दी। मैं सुनता रहा। उसका रैंट खत्म होने के बाद मैंने कहा, यार एक बात बोलूं, थोड़ा चुभेगी लेकिन तेरे लिए जानना जरूरी है। उसने हाँ करके सर हिलाया। तो मैंने कहा, क्या हर बार तेरे जॉब छोड़ने में तेरे बॉस की ही गलती होती है? क्यों कभी तुझे नहीं लगता कि तुझे खुद को भी ब्लेम करना चाहिए? मेरी बात सुनने के बाद उसने अपने गुस्से को अलग रखकर अपने अंदर झांका। उसने मुझे बताया कैसे उसने एक लड़के को हायर किया था जो अब उससे ज्यादा सैलरी पा रहा था, और उसे देखकर समीर को चिढ़ होती थी। इसके साथ साथ उसका बॉस उसे ही डांटता था क्योंकि वही अपने काम में अच्छा नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या काम करना चाहते हो, और समीर का जवाब सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। एक कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाले समीर को बच्चों को स्कूल में फुटबॉल सिखाने का मन था। वो चाहता था कि महीने का 30-35 हजार रुपए कमा सके जिससे उसका घर चल जाए। वो एक ऐसी जॉब चाहता था जिसमें उसके पास घर पर बिताने के लिए टाइम हो, छुट्टी लेने की आजादी हो, ठीक ठाक पैसे हो और अपनी टीम के साथ बांटने के लिए छोटे छोटे मोमेंट्स हो। लेकिन खुद से पूछने के बजाय कि उसे क्या चाहिए, वो दूसरों को देखा देखी तय कर रहा था कि उसे क्या जॉब करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें सोसाइटी सिखाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमीर होने का टारगेट रखना चाहिए, सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहिए, वो नहीं तो कम से कम ऑफिस जाने वाली नौकरी तो होनी ही चाहिए। ऐसे में हमें लगता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज्यादा पैसे कमाना हमारा मकसद है। लेकिन आप क्या काम करने में खुश हैं? आपकी लाइफ का गोल यही होना चाहिए कि आप वो लाइफ जिएं जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है तो उस रास्ते को चुनिए, लेकिन जब तक आप अपने हिसाब से अपने काम को अलाइन नहीं करेंगे तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। समीर की तरह ही बहुत से लोग हैं जो दूसरों के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, अपनी डिसीजन लेते हैं और लाइफ में फॉल्स मोटिवेशन का पीछा करते रहते हैं। जब तक आपको मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा, आप लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। शायद 1 महीने तक आप सोचते भी रहे कि फला इतना कमा रहा है तो मुझे भी ये हाई पेइंग नौकरी करनी चाहिए, लेकिन एक समय के बाद आप थक जाएंगे और बिना असली मोटिवेशन के आप अपने काम पर वापस नहीं लौट पाएंगे। सवाल आता है कि गुड चुने या बेटर। ऑथर रे डालियो ने एक बार कहा था, क्रिएटिविटी और मेहनत हमें लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज दिला सकती है, लेकिन हर चीज नहीं। मेरा मानना है कि कभी कभी हर चीज पाने की जरूरत ही नहीं है। मैच्योरिटी इसमें है कि हम अच्छी चीजों को छोड़ दें ताकि उससे भी बेहतर चीजों की हमारी लाइफ में आने की जगह बन रही है। जब आप अपने आप के साथ ईमानदार होते हैं, आप हर चीज पाने की चाहत रखना भी छोड़ देते हैं। आप खुद को जान चुके हैं, आपको जीवन में कहाँ जाना है ये भी जान चुके हैं। ऐसे में आपको पता है कि आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, और कुछ और मिलने पर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये कैसे पता करना है कि आप अपने साथ ईमानदार हैं या नहीं? बहुत आसान है। सिर्फ ये नोटिस करिए कि आपको दूसरों से जलन होती है या नहीं। अगर किसी और के पास कोई जॉब है जिसे देख के आपको लगता है गुड फॉर देम, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब ठीक है, मैं अपनी जॉब से खुश हूं, लेकिन फिर भी मुझे उससे थोड़ी जलन हो रही है, तो ट्रस्ट मी, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप उस जॉब में खुश नहीं है। ये आपके लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। पता है, अगर आप कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं चाहिए लेकिन असल में मीन नहीं करते, तो आपकी जलन आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी। आप जो चाहते हैं उसके लिए खुद से ईमानदार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप उसके लिए एफर्ट करने से, मेहनत करने से डरते हैं। वो डर किसी भी कारण से हो सकता है, लोगों के मजाक उड़ाने से लेकर फेल होने तक किसी भी चीज का डर आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों के डर से खुद से झूठ बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा बुरा अपने साथ आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा जरूरी है खुद से ईमानदार रहना, उतना ही जरूरी है खुद से बेईमान लोगों से दूरी बनाए रखना। आपकी सक्सेस सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं करती, आपके आसपास के लोगों पर भी करती है। खुद से ईमानदार इंसान हमेशा दूसरों की सक्सेस पर खुश होता है,
क्योंकि वो जानता है कि उसकी लाइफ में उसे क्या चाहिए और वो पाने के लिए उसे क्या करना है। लेकिन उससे उलट खुद से बेईमानी करने वाले लोग दूसरों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। यही नहीं, जब कोई इंसान जो पाना चाहता है उसके लिए मेहनत नहीं करता तो वो शॉर्टकट अपनाता है। ऐसे लोगों से जिंदगी में हमेशा दूरी बनाकर रखिए। वो खुद की मेहनत से बचने के लिए आपकी मेहनत का इस्तेमाल करेंगे। वो अपनी गलती का इंजाम भुगतने के लिए आपको आगे कर देंगे और आपके हार्डवर्क का क्रेडिट लेने के लिए खुद आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं पैट्रिक बेट डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स की बुक समरी, जिसे लिखा है विदुषी शुक्ला ने। आइए अब इस एपिसोड में बात करें आपके मोटिवेशन की। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पूछिए, मेरा वाई क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूं। आपके पास एक सॉलिड जवाब होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और सॉलिड जवाब का मतलब ये नहीं शायद मैं ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूं या ये तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। आप कोई भी काम खुद के लिए क्यों कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए। हर किसी के हर काम के पीछे एक क्यों जरूर होता है, लेकिन अक्सर लोग इसके पहले लेवल तक ही जवाब ढूंढकर रुक जाते हैं, जबकि क्यों के पीछे 4 लेवल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इस पेपर में मैस्लो ने इंसान की जरूरतों की बात की है। अगर आप मौत के सामने खड़े हैं तो आप अपनी लाइफ का पर्पस नहीं देखेंगे। अगर आपके सामने अपने बच्चों को खाना खिलाने का टारगेट है तो आप अपने सपनों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। सीधी सी बात है कि जरूरतें इच्छाओं से ऊपर होती हैं। इस तरह आपके वाई के भी 4 लेवल बनते हैं। सबसे पहला लेवल है सर्वाइवल। हर इंसान अपने बेसिक बिल्स भरने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए नौकरी करता है। आपके काम के पीछे सबसे पहला वाई यही है कि आपको जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। दूसरा लेवल है स्टेटस। लोग एक 6 या 7 फिगर की सैलरी चाहते हैं। क्या उनकी प्राइमरी जरूरतें बढ़ जाती हैं? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन वो महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने लगते हैं, महंगी जगह खाना खाने लगते हैं। क्यों? स्टेटस मेंटेन करने के लिए। ये स्टेटस हमें तब तक याद नहीं आता जब तक हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदा रहने भर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हम स्टेटस मेंटेन करने लग जाते हैं। इस लेवल तक आते आते ज्यादातर लोग सेटल हो ही जाते हैं। उनकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और उनका मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तीसरा लेवल है फ्रीडम। यार आपका नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि साल भर का ब्रेक लेकर वर्ल्ड टूर कर लूं। काम की टेंशन ना हो, पैसे की कमी ना हो, आराम से काम से ब्रेक लेकर घूमता रहूं। फिर मेरा बैंक बैलेंस मुझे जोरदार थप्पड़ लगाकर रियलिटी में वापस लाता है। लेकिन फ्रीडम का मतलब है कि आप इतने केपेबल हो कि अपनी 6 डिजिट सैलरी वाली जॉब छोड़कर ब्रेक ले लो। यहाँ इंसान आजाद होता है। उसकी नौकरी उसकी जरूरत या मजबूरी नहीं होती। इस लेवल तक बहुत कम ही लोग पहुंचने का टारगेट करते हैं और उससे भी कम ही लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहां आने के बाद लोग रुकते नहीं हैं। ऐसा क्यों? समझाता हूं। आप नौकरी क्यों कर रहे थे? ताकि आप एक दिन इतने आजाद हो सकें कि आपको फिर कभी किसी के लिए काम ना करना पड़े, राइट? इस स्टेटमेंट के साथ 2 चीजें गलत हैं। पहला कि अगर आपके वाई का आंसर फ्रीडम है तो आप बहुत सेल्फिश कारणों से मोटिवेटेड हैं और ये मोटिवेशन ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। इंसान अपनी खुशी की परवाह करता है, लेकिन अपने आसपास वालों की खुशी की भी परवाह करता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो आप इस सेल्फिश अप्रोच से बहुत जल्द ऊब जाएंगे। और दूसरा, कुछ ना करना लाइफ में उसकी वैल्यू छीन लेता है। 4 दिन तक बिना पर्पस के जीना अच्छा लगता है, 5वें दिन आप अपनी लाइफ के मतलब पर ही सवाल करने लगते हैं। आप कुछ ना करने से बोर हो जाते हैं। यही 2 कारण हैं कि इस लेवल पर पहुंचकर इंसान कुछ समय बाद या तो केवल नीचे चला जाता है या एक लेवल ऊपर निकल जाता है। चौथा लेवल है पर्पस। आप दुनिया में कैसे याद रखे जाना चाहते हो, ये सवाल खुद से पूछिए और जो आपको जवाब हो वही आपका पर्पस है। दूसरों की लाइफ पर एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ना, लोगों की मदद करना, आपका दुनिया में काम क्या है ये सोचना, ये वाई का चौथा लेवल है। एलॉन मस्क आज क्या कर रहा है? वो सिर्फ पैसे कमाकर अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर नहीं बना रहे। यहाँ तक कि आज तक उनका खुद का कोई घर नहीं है। उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होंगी, बट वो अभी भी अगर किसी दूसरे शहर जाते हैं तो अपने दोस्तों के यहाँ रुक जाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में नहीं। वो मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? क्या आपको लगता है कि अपने लाइफ टाइम में एलॉन मस्क मार्स पर जाकर रहने लगेंगे? शायद नहीं। वो ये आने वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को ऐसे याद आना चाहते हैं। पर्पस के लेवल पर बहुत मोटिवेशन होता है और आप अपना काम हमेशा करते रहना चाहते हैं, लेकिन यहां तक बस गिनती के कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्पस के लेवल तक पहुंचने के लिए खुद से सवाल करना जरूरी है। सर्वाइवल के लेवल में फंसे लोग के पास समय ही नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए ही सारी मेहनत करते रहते थे। जबकि स्टेटस के लेवल में फंसे लोगों को अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर सोचने में डर लगता है। उनके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं
जो उन्हें खुद को समझने का मुश्किल काम करने से रोकते रहते। फ्रीडम के लेवल पर पहुंच के लोग अक्सर रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करने में लगते हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार दो दोस्त डिनर पर मिले। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों ने एक ही कंपनी में जॉब की थी और उस जॉब को छोड़कर दोनों ही अपने अपने स्टार्टअप शुरू कर चुके थे। एक दोस्त अपनी कंटेंट आउटसोर्सिंग की कंपनी चलाता था तो दूसरा मार्केट कंसल्टेंसी की। पहले दोस्त ने कहा, यार बस ऐसे ही काम चलता रहे, मुझे दिल्ली की बेस्ट कंटेंट राइटिंग कंपनी में अपना नाम चाहिए और फिर लगभग 5 साल में 50 लाख का टर्नओवर आने लगेगा। उसके बाद बस कंपनी के प्रॉफिट पर एक चिल लाइफ जीऊंगा। दूसरे दोस्त ने कहा, मुझे अपनी कंपनी को दुनिया की बेस्ट मार्केट कंसल्टेंसी फर्म बनाना है। मैं ग्लोबली काम करना चाहता हूँ और चाहता हूँ मेरी कंपनी इतना ग्रो करे कि मुझे कभी रिटायर होने का मौका ही ना मिले। दोनों एक दूसरे की बात सुनकर हैरान थे। पहला दोस्त हैरान था कि ये इतना बड़ा सपना इतने कॉन्फिडेंटली कैसे देख रहा है। दूसरा दोस्त हैरान था कि ये इतने कम में सेटल कैसे हो रहा है। इस सिचुएशन में दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों के मोटिवेशन अलग हैं। पहले दोस्त को ठीक ठाक इनकम चाहिए और टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, वहीं दूसरे दोस्त को हिस्ट्री बनानी थी। उसे हफ्ते के 100 घंटे काम करना था। उसके लिए पैसा नहीं, कंपनी का नाम और फेम मैटर करते। दोनों के मोटिवेशन अलग थे। उनके पैशन को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स अलग थे। हर इंसान के लिए ये फैक्टर्स निचले लेवल पर अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो आप कुछ कैटेगरीज देख सकते हैं एक्चुअली। और स्पेसिफिक होकर बात की जाए तो 4 फैक्टर्स होते हैं जो इस मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। आप कुछ भी क्यों चाहते हैं उसे ड्राइव करने के लिए मेनली आपके आसपास की ये 4 चीजें जिम्मेदार हैं। पहला है अचीवमेंट। आप किसी प्रमोशन, डेडलाइन या सिर्फ एक टीम की तरह कोई गोल अचीव करने से मोटिवेट हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंडिविजुअलिटी। आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं क्योंकि आपको नए ऑफिस में अपनी पहचान बनानी है या नई मार्केट में अपनी कंपनी की इमेज बनानी है। अच्छे लाइफस्टाइल, पहचान या जॉब सिक्योरिटी से अगर आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हो रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी है पर्पस। हिस्ट्री में नाम अमर करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए या दुनिया भर में एक छाप छोड़ने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आपका पर्पस मोटिवेट कर रहा है। चौथी कैटेगरी है मैडनेस। कई लोगों को उनका पागलपन मोटिवेट करता है। यह पागलपन अच्छे से लेकर खराब तक सब तरह के हो सकते हैं। आपको जिद हो सकती है किसी और से जीतने की, दूसरों को गलत साबित करने की, रिकॉर्ड्स तोड़ने का पागलपन, अपने आप को सही साबित करने की जिद। ये तो था अच्छा पागलपन। इस तरह का पागलपन हमने 19वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट में बाहर देखा है। इसके बाद आता है खराब पागलपन, यानी कि पावर, कंट्रोल, फेम के लिए पागलपन या अपोजिशन को दबाने का पागलपन। ये सब भी इंसान को ड्राइव करते हैं। अगर इस बुक समरी में कोई सबसे इफेक्टिव एपिसोड है ना तो यही है दोस्तों। गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक्चुअली आपकी लाइफ बदलने का मंत्र देने जा रहा हूं। हम अक्सर ये स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, लाइफ चेंजिंग आइडियाज या लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। हर बार हम इसे मीन करके नहीं बोलते और अक्सर बहुत लाइटली बोल देते हैं। यार बोबा टी ट्राई कर, तेरी लाइफ बदल जाएगी, या गेम ऑफ थ्रोन्स दे, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम इस बात को यूं ही बोल देते हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एपिसोड को अगर आपने समझ के फॉलो किया तो आपकी लाइफ वाकई बदल जाएगी, आई मीन इट। पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट क्या है? एक सवालों की सीरीज है जो आपको सेल्फ डिस्कवरी में मदद करेगी। आप जिन फाउंडर्स या एथलीट्स या सेल्फ मेड सेलिब्रिटीज को देखते हैं वो यहां तक अपनी किस्मत से नहीं आए हैं। उनकी लाइफ में ऐसे एक नहीं कई मोमेंट्स आए होंगे जब वो खुद से चुभने की हद तक ऑनेस्ट थे। वो देखते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो उन्हें पीछे रोक रही हैं। ये कोई भी डर हो सकते हैं, कुछ बिलीव्स हो सकते हैं जो उनको लिमिट करते हैं। एक बार फिर हमारे लेखक पैट्रिक की अपनी जिंदगी में एक किस्सा लेते हैं। जिम की नौकरी छोड़ने के बाद कुछ समय तक पैट्रिक इंश्योरेंस बेचने लगे, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड थे। 24 साल की उम्र में उनकी खुशी और चैन नहीं था। तो एक दिन वो अपने उन बहुत समझदार दोस्त के सामने अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे। पैट्रिक को शिकायत थी कि उनके आसपास सभी को सक्सेस मिल रही है, सिर्फ उन्हें ही क्यों नहीं मिल रही। ये सुनकर उनके दोस्त ने उनको 83 सवालों की एक लिस्ट दी और बोला, किसी शांत जगह पर चले जाओ, सोच समझ के इन सवालों के जवाब लिखो और तब तक मत उठना जब तक सारे जवाब ना लिख लो। पैट्रिक ने उनकी बात मानी। वो एक बीच पर 7-8 घंटे तक बैठे रहे और उन सवालों के जवाब ढूंढते रहे। उनको गुस्सा भी आया, चिढ़ भी हुई, खुद से नफरत भी हुई और खुद पर दया भी आई। कई सवालों को पढ़ते ही उनकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन आखिरकार जब उनके पास सारे जवाब थे तो वो ना सिर्फ सेटिस्फाइड थे बल्कि अपने आप से पहली बार मिल भी रहे थे। जब उनके पास इन सवालों के जवाब थे तो उनके पास ज्यादा ताकत भी थी अपनी जिंदगी को बदलने की। इस एक्सरसाइज को ही समय के साथ ब्रीफ और एक्यूरेट करते करते पैट्रिक इस पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट पर पहुंचे। उन्होंने 83 सवालों का निचोड़ 25 सवालों से निकाला है और आपको उन 25 सवालों के जवाब देने हैं।
आइए जानते हैं वो सवाल क्या है। लेकिन याद रखिएगा, इन सवालों के जवाब आपको ईमानदारी से देने हैं और एक ही बार में देने हैं। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। कौन बनेगा करोड़पति नहीं, पर कौन बनेगा खुद के साथ जानकार तो जान ही सकते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है? आप खुद को कैसे देखते हैं? पब्लिक में आप जैसे हैं और प्राइवेट में आप जैसे हैं, उसमें कितना फर्क है? चौथा सवाल थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप किस सिचुएशन में अपना बेस्ट वर्जन होते हैं? कंपटीशन में, अपना पॉइंट प्रूव करते वक्त, कुछ खोने से डरते हैं, जीत में, हार में, या जब कोई आप पे यकीन करता है तब? अगला सवाल, आपके करियर में वो कौन से 90 दिन थे जब आप जीत के लिए सबसे ज्यादा भूखे थे और उन दिनों आपकी मोटिवेशन क्या थी? आप पब्लिक लॉस को किस तरह हैंडल करते हैं? क्या आपको लगता है चीजों पर आपका हक है जबकि आपने उसे खरीदा या कमाया नहीं है? आपकी पर्सनालिटी इजी गोइंग है या डिफिकल्ट है? क्या आपके डिसिप्लिन या एफर्ट की कमी के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं? क्या आप अपने जैसी पर्सनालिटी वाले लोगों के साथ समय बिता सकते हैं? एक अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से, जब आप हार का सामना कर रहे होते हैं तो आप किससे बात करना पसंद करते हैं? अपने से ऊपर लेवल के लोगों से, अपने लेवल के लोगों से, अपने से नीचे लेवल के लोगों से, या किसी से भी नहीं? अगला सवाल, वो कौन सा इंसान है जिसकी लाइफ से आप सबसे ज्यादा जलन महसूस करते हैं? चिंता मत करिए, आपके अलावा किसी को इसका जवाब जानने की जरूरत नहीं है। बस खुद को ये जवाब सच सच दे। आपके जलन के पीछे क्या कारण है? किस तरह के लोगों में आपको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है और क्यों? किस तरह के लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं और क्यों? आप कैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं? आप दूसरों की किन क्वालिटीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? प्रेशर को आप किस तरह हैंडल करते हैं? आप अपना पर्सपेक्टिव सुधारने के लिए या बदलने के लिए खुद को कितना चैलेंज करते हैं? आपकी बेस्ट साइड कब बाहर आती है और क्यों? आपकी वर्स्ट साइड किस तरह की सिचुएशन में बाहर जाती है? आपकी वर्स्ट साइड किस तरह की सिचुएशंस में बाहर आती है? आप बिजनेस और लाइफ में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं? आपको अपने बिजनेस या काम में सबसे ज्यादा डर किस बात का है? आप अपने किस अचीवमेंट से सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं और क्यों? आप क्या बनना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी को किस तरह डिजाइन करना चाहते हैं? यकीन मानिए, अगर आप ये 25 सवाल के जवाब पूरी शिद्दत से देंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। वैसे तो इसके हजारों फायदे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फायदे तो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको यह समझ आएगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ आप ही हैं और सॉल्यूशंस की जड़ भी आपको ही बनना होगा। दोस्त, आपको ये एहसास होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स फिक्स हो सकती हैं। आप खुद को लिमिट करने वाली बिलीव्स को तोड़ सकते हैं। दूसरों के प्रति आपको गुस्सा खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए आपके साथ जो हुआ उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानिए। हम सब की पर्सनैलिटीज में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिनको दूर करके हम अपना बेटर सेल्फ बन सकते हैं। दोस्तों, हम में से कोई भी सेल्फ अवेयरनेस के साथ पैदा नहीं होता है, उसे डेवलप करना पड़ता है। जिम कॉलिंस और जेरी आई पोरास ने 1994 में एक किताब लिखी थी, बिल्ड टू लास्ट, सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ विजनरी कंपनीज। उस किताब में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स, BHAG, BHAG का मतलब है अपने आने वाले 10 से 30 साल का गोल सेट करना। ये कॉन्सेप्ट पैट्रिक अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करते थे। तो जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि उन्होंने अपना क्या गोल सेट किया है, लोग उन पर हंसते थे। इसका एक कारण यह भी था कि पैट्रिक को कम करते हुए 4 ही हफ्ते हुए थे। ऐसे में आपको लगेगा कि पैट्रिक का ब्लाइंड स्पॉट उनका भाग है यानी कि बिग हेरी ऑडिशियस गोल, बट असल में उनका ब्लाइंड स्पॉट उनकी ऑडियंस थी। उनका ब्लाइंड स्पॉट था कि वो लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रांसलेट करके अपने गोल्स नहीं बता पाते थे। जब उन्होंने अपने इस ब्लाइंड स्पॉट को पहचान कर उस पर काम किया तो लोगों को उन पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और उनके आसपास के लोग उनके बिजनेस को सपोर्ट करने लगे। हो सकता है आपके सपनों में भी आपके पेरेंट्स या दोस्तों को इसीलिए विश्वास नहीं है क्योंकि आप उन्हें अपने नजरिए से समझा रहे हैं, ना कि उनके नजरिए से। आपके करियर और सक्सेस के बीच इसी तरह के बहुत से ब्लाइंड स्पॉट्स खड़े हुए हैं जिन्हें ढूंढना जरूरी है। स्वागत है आपका योर नेक्स्ट 5 मूव्स की बुक समरी में। क्या आप जिम जाते हैं? नहीं, मैं यहाँ फिटनेस की बात करने नहीं आया हूं। मैं तो बस एक छोटे से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अगर आप जिम जाते होंगे तो आपको पता होगा एक इंसान हमारे जिम में जरूर होता है जो डेली आता है, रोज वर्कआउट करता है, लेकिन उस पर रिजल्ट कुछ नहीं दिखता। वो हर दिन नियम से जिम चला जाता है और वो असल में अपनी फिजिकल चेंज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करता। किसी भी जिम या ऑफिस में आपको एक ऐसा इंसान तो डेफिनेटली दिख ही जाएगा। अब असल में होता क्या है कि ये लोग हर दिन काम कर आते हैं और अपनी वही एक्टिविटीज दोहरा लेते हैं। ऐसा करने से उनका काम चल जाता है। वो अपने बिजनेस में काम करते हैं,
लेकिन बिजनेस पर काम नहीं करते। ऐसे लोग बेस्ट से बेस्ट कंपनी की ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, और वर्स्ट की तो बात ही मत करिए, क्योंकि इस तरह के लोगों की वजह से कंपनियां डूब तक सकती हैं। ग्रोथ को लेकर लोगों की सोच ऐसी होती है कि हम अपना काम करते रहेंगे तो ग्रोथ होती रहेगी। यही कारण है कि ऐसे लोग सिर्फ अपना रोल निभाकर चले जाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ अपने आप होती रहेगी। देखिए दोस्तों, कुछ बातें ना सिर्फ सालों के एक्सपीरियंस से आती हैं। आपको अपना बिजनेस शुरू करते ही नहीं पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के लोग ग्रोथ में मदद कर रहे हैं और किस तरह के लोग आपकी ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ये समझकर कि ग्रोथ दो तरह की होती है, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ में आप हर दिन काम करते हैं, सेल्स मेंटेन करते हैं, कस्टमर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साल दर साल प्रॉफिट कमा लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आप हर दिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं और ग्रोथ का ग्राफ हर महीने बढ़ता है। इसके लिए आपको मेन फोकस ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप पर देना होगा। इस तरह की ग्रोथ के लिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक विजन होनी चाहिए। एक सीईओ की जिम्मेदारियों की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको इनोवेटिव कैंपेन और लीडरशिप डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। चलिए इन दोनों ही पॉइंट्स को जरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है इनोवेशन कैंपेन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रहना होगा। आपको अपना नया कस्टमर बेस खड़ा करना है, और ये कस्टमर कहां से आएंगे? आपके कॉम्पिटिटर्स के पास से। तो आपको एक सीईओ होने के नाते ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते रहना है जो आपकी कंपनी को कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनाते रहे। जैसे कि जब पैट्रिक जिम का काम संभाल रहे थे, आपको याद होगा उन्हें एक ब्रांच को संभालने का काम दिया गया था। उन्होंने उस ब्रांच की सेल्स को 40% से 110% बढ़ा दिया। उन्होंने ऐसा कैसे किया? पैट्रिक ने अपने ब्रांच में 0 डाउन पेमेंट की स्कीम शुरू कर दी। उस वक्त उनके कॉम्पिटिटर जिम्स काफी अच्छा खासा डाउन पेमेंट लेते थे। उनके लिए इनोवेटिव मूव से उन्होंने इस ब्रांच की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल बना दी। एक और एग्जांपल देता हूं आपको इनोवेटिव कैंपेन का। 1995 की बात है। एक्सपोनेंशियल एयरलाइंस ने एक इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें उनके सभी नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज को $65 बोनस का अनाउंस किया गया। लेकिन ये बोनस सिर्फ उसी महीने में मिलेगा जिसमें कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस में आएगी। इस स्ट्रैटेजी ने जादू की तरह काम किया और कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस कई महीनों तक टॉप एयरलाइंस में बना रहा। वैसे 1995 के समय $65 बहुत बड़ी बात थी और एयरलाइन में 35,000 लोगों का स्टाफ था। फरवरी 2005 में अमेजॉन ने अमेजॉन प्राइम लॉन्च किया था, जिसके 1 साल के प्राइम मेंबरशिप के लिए कस्टमर्स को सिर्फ $79 देने थे और उन्हें सारी डिलीवरी 2 दिन के अंदर मिलेगी। यही नहीं, धीरे धीरे इसमें फ्री म्यूजिक, फ्री मूवीज और फ्री डिलीवरी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। 2019 तक दुनिया भर के 100 मिलियन प्राइम मेंबर्स थे। अब यही प्राइम मेंबरशिप $119 पर ईयर के हिसाब से मिलती है। यानी अमेजॉन हर साल $11.9 बिलियन सिर्फ प्राइम मेंबरशिप से ही कमा लेता है। ये सभी एग्जांपल्स हैं कैसे कुछ इनोवेटिव प्लान एक कंपनी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। दूसरा पॉइंट है लीडरशिप डेवलपमेंट। आप अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं, ये काफी नहीं है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को लीडर बना पाएं। हमेशा किसी को ग्रूम करते रहिए जो आपके बाद आपकी कंपनी को लीड कर सके। आपको सबसे पहले तो ऐसे 3 या 5 लोग चुनने हैं जो आपकी नज़र में अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। उसके बाद आपको उन लोगों को ट्रेन करना है। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए, ये स्टडी करिए कि वो लोग अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जानिए कि उनके पास क्या नए आइडियाज़ हैं। यही नहीं, उन्हें आपस में कॉम्पिटिटिव भी होने दीजिए और ऑब्जर्व करिए कि वो कॉम्पिटिशन को किस तरह हैंडल करते हैं। ये ज़रूर देखिए कि क्या वो आपकी कंपनी में यकीन रखते हैं, क्या वो इस लीडरशिप को पाना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आपको कितने सारे नए आइडियाज़ आपकी कंपनी के बारे में सुनने को मिलेंगे। हमेशा अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते रहिए। आपका मकसद खुद कंपनी को चलाना नहीं, कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होना चाहिए और उसके लिए आपको नए लीडर्स और नए आइडियाज़ के लिए हमेशा ओपन रहना होगा। अपने एम्प्लॉयज़ को पुश कैसे करना है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको दुनिया के हर कोने से अलग अलग मिलेगा। कैसे अपने वर्कर्स से उनका 100% एफर्ट निकलवा सकते हैं, इस सवाल के लिए इतनी थ्योरीज हैं कि आप किसी एक को चुन ही नहीं पाते। कुछ लोगों का मानना है कि अपने एम्प्लॉयज से दोस्त की तरह पेश आना चाहिए, तो कुछ का कहना है कि एक स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट फीडबैक लोगों को प्रोडक्टिव बनाता है। कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए कुछ लोग रिवॉर्ड्स का ज्यादा हेल्पफुल मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग कंपनी के अंदर ही कॉम्पिटिटिव का माहौल बनाकर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। इस तरह की बहुत सी एकदम ऑपोजिट थ्योरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन असल बात यही है कि हर इंसान के लिए अलग थ्योरी काम करती है। कुछ लोग प्रेशर में ही अपना बेस्ट देते हैं, तो कुछ लोग प्रेशर में परफॉर्म ही नहीं कर पाते और उन्हें एक फ्रेंडली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपको मोटिवेट करने का तरीका आपकी पर्सनैलिटी और आपके विजन दोनों को सूट करना चाहिए। वैसे ये आपके एम्प्लॉय पर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा। आपको समझना होगा कि उनके लिए क्या काम करता है। आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्क करती है। मगर हाँ, आपको लोगों को उनके काम के लिए अकाउंटेबल ठहराना सीखना होगा।
चाहे आप फ्रेंडली अप्रोच अपनाएं, चाहे स्ट्रिक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करें, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके काम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप इन 7 तरीकों से लोगों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। पहला, जब लोग अपनी बात पर खड़े नहीं होते तो उनको जिम्मेदार ठहराइए। अगर उन्होंने कहा है कि वो कोई काम एक डेडलाइन तक कर देंगे तो वो अपने ही वर्ड्स के लिए अकाउंटेबल है। दूसरा, आस्क व्हाई, और एक्चुअली उनको सुनिए। सिर्फ उन पर चिल्लाने के लिए उनसे सवाल मत करिए, उनके रीजंस को असल में जानिए और उनसे एक स्पेसिफिक आंसर की डिमांड करिए। तीसरा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स में बार करिए, उनके टारगेट नंबर्स पर क्वेश्चन कीजिए। ब्लैंकेट टर्म्स का इस्तेमाल करने के बजाय अपने सवालों को स्पेसिफिक रखिए। चौथा, शुरू से ही स्पेसिफिक टारगेट दीजिए और उसके लिए क्लियर इंसेंटिव्स भी दीजिए। टारगेट तय करते वक्त डू योर बेस्ट बोलने की जगह एक्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल करिए। पांचवा, लोगों को पूरा वर्कफ्लो समझाइए ताकि वो अपने काम की इंपॉर्टेंस समझे। उनको सिर्फ उनका काम मत समझाइए, पूरी कंपनी का काम समझाइए। छठा, आप भी हर एक इंसान के रोल को जानिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन टीम में क्या रोल निभा रहा है। और सातवां, लोगों को उनके काम से इमोशनली जोड़िए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस। आप आज गोलगप्पे का ठेला लगाकर खुद को उस स्टॉल का सीईओ बुला सकते हैं, या फिर रॉकी भाई की तरह ओवर कॉन्फिडेंट होकर खुद को इंडिया का भी सीईओ बुला सकते हैं। बुलाने में क्या जाता है, आप तो अपने बिजनेस कार्ड भी छपवा सकते हैं जिसमें बड़ा बड़ा सीईओ लिखा हो। लेकिन क्या इसके कोई भी मायने हैं जब तक 100 लोग आपको सीईओ नहीं बुलाते? आपके सीईओ होने का कोई मायना नहीं है, उस बिजनेस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि आपको बड़े स्केल पर ही कुछ करना है और वहां पहुंचने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक स्टार्टअप के 4 स्टेज होते हैं। पहला, फॉर्मुलेशन यानी कंपनी का बनना। दूसरा, सर्वाइवल, जहां कंपनी मार्केट में स्टैब्लिश होने की लड़ाई लड़ती है। तीसरा, मोमेंटम, जब कंपनी अच्छी ग्रोथ करने लगती है। और चौथा है प्लेटू, जिस स्टेज में ग्रोथ रुक जाती है। अब सबसे पहले आपको यह समझाना है कि आपका स्टार्टअप किस स्टेज पर है। अगर आप सर्वाइवल स्टेज पर हैं तो समझ जाइए आपके सीईओ, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, को अब तक ग्रोथ का तरीका नहीं मिला है। अगर आप प्लेटू स्टेज पर हैं तो आपको एग्जीक्यूशन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के ग्राफ को और ऊपर ले जा सके। कुल मिलाकर बात इतनी है कि किसी भी कंपनी को हर स्टेज पर अलग सीईओ की जरूरत होती है। ये इंसान अलग हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उसकी अप्रोच हर स्टेज पर अलग होनी चाहिए। इंडस्ट्री कैपिटलाइजेशन 101। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस किस स्टेज में है, आपको इसे कैपिटलाइज करने के लिए एक प्लान की जरूरत है। जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो क्या आप परिवार से उधार लेंगे? क्या आपको एक इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए? क्या आपको अपनी इक्विटी छोड़ देनी चाहिए? एक बार जब आप स्टार्टअप को क्रश करना शुरू कर देंगे तो क्या आपको बाहर निकलने के रास्ते देखने चाहिए, या आपको इस इनकम की मदद से और भी तेजी से बढ़ने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए? क्या आप अपनी सफलता यानी सक्सेस का फायदा उठाएंगे, या आप अपने शेयर्स को लेकर कंपनी की काबिल हाथों में छोड़ना पसंद कर देंगे? ये सारे सवाल इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना दोस्तों कि इस पर अपने आप में एक किताब लिखी जा सकती है। इन सभी सवालों के जवाब ना सिर्फ पर्सन टू पर्सन बदलते हैं बल्कि हर इंडस्ट्री में भी बदलते हैं। अगर आप एक टेक कंपनी बना रहे हैं जिसके पास कमाई का कोई स्पेसिफिक पैटर्न या सिस्टम नहीं है, लेकिन ये कंपनी लाखों लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या दूसरी ऐसी ही कुछ कंपनीज, तो आपको उतनी ही इन्वेस्टमेंट जुटाने की जरूरत है जितना शुरुआत में लागत है। उसके बाद ऐसी कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करती है। दूसरी इंडस्ट्रीज में आप बेहतर और सिस्टमैटिक रूप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि कंपनी प्लेटू पर ना अटक जाए। अप्रैल 1999 में जैक मा ने अपने अपार्टमेंट में अलीबाबा की शुरुआत की। जनवरी 2000 के बाद ही कंपनी को एक इन्वेस्टर्स के ग्रुप से $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला। इस ग्रुप को लीड कर रहा था सॉफ्ट बैंक कॉर्पोरेशन। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि सॉफ्ट बैंक कॉर्पोरेशन के सीईओ मासायोशी सोन के साथ जैक मा की मुलाकात बहुत डिफरेंट थी। ये शायद बाकी इन्वेस्टर्स की सोच से भी परे थी। अपनी सेल्स पिच में जैक मा ने कहा, हमने रेवेन्यू के बारे में बात नहीं की, हमने बिजनेस मॉडल की भी बात नहीं की, हमने अभी सिर्फ एक विजन के बारे में बात की जो हम दोनों शेयर करते हैं, और उसके बाद हम दोनों को ही फैसला लेने में देर नहीं हुई। चार्ली रोज के साथ एक इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने 1995 में बात की जब वो अमेज़न शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट जुटा रहे थे। उन्होंने कहा, उस डील से बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया था, इसलिए वो इस डील पर बहुत अच्छा प्रॉफिट करना डिजर्व करते हैं। मुझे $1 मिलियन जुटाने के लिए 60 मीटिंग्स लेनी पड़ी और मैंने 22 लोगों से लगभग $50,000 पर पर्सन लिया था। और जब मैं इन्वेस्टर्स के पास गया था, पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया वो था, इंटरनेट क्या है? और इसके 2 ही साल बाद 1997 से 1998 में कोई भी $2.5 लाख का लोन आसानी से उठा सकता था, सिर्फ इंटरनेट का नाम लेकर ही, क्योंकि उस समय इंटरनेट का क्रेज इतना तेज बढ़ा। किसी भी बिजनेस को कैपिटलाइज करने से पहले टाइमिंग के साथ साथ और भी बहुत सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो कंपनी की कैपिटलाइजेशन के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट, क्या आपको दूसरों से पैसे लेने की जरूरत है?
या आपका बिजनेस इतने छोटे स्तर से स्टार्ट हो सकता है कि आप अपने ही पैसे को यूज कर लें और दूसरों से मांगना ही ना पड़े। दूसरा पॉइंट, अगर आपको एक्चुअली लोन लेने की जरूरत है लेकिन आप पैसे अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आप अपने बिजनेस आइडिया को कैसे वर्क करवाएंगे? और अगर आपको वो पैसे मिल गए तो उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? तीसरा पॉइंट यह है कि क्या आप अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपकी नजर में आपका आइडियल इन्वेस्टर कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी इंसान जब चेक काटता है तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करता है। आपको या तो कम पैसे के बदले पूरा कंट्रोल मिलेगा या ज्यादा पैसे के बदले कम कंट्रोल। इस पॉइंट का खास ख्याल आपको पहले से ही रखना होगा। चौथा पॉइंट, क्या आपने इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी रिसर्च कर ली है? बिना होमवर्क किए इंडस्ट्री में उतरना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आप इस तरह इन्वेस्टर्स का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो इन्वेस्टर्स को भी लगेगा कि आप सीरियस हैं और उन्हें आप पर कॉन्फिडेंस भी आएगा। पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है मैथ। आपकी कंपनी की क्या वैल्यू रहने वाली है? कॉम्प्स यानी कंपेरेबल बिजनेसेस के नंबर्स के इस्तेमाल से अपनी कंपनी के लिए रेवेन्यू, सेल्स वगैरह प्रेडिक्ट करके रखिए और उन्हें एज इट इज इन्वेस्टर्स के सामने रखिए। और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप इस बिजनेस को आगे बेच देने के लिए बना रहे हैं? क्या आपके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी है? क्योंकि इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे कि क्या वो 5 से 7 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट को कैश करके प्रॉफिट के साथ निकल पाएंगे कि नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद ही तय करें कि क्या आप अपने बिजनेस को कैपिटलाइज करना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एक बिजनेस जर्नी में पर्सनल लाइफ की बात करने की क्या जरूरत है? यार, हम इंसान हैं और हम ही अपनी लाइफ के अलग अलग पहलुओं को जीते हैं। हम अपने 2 पुतले तो खड़े नहीं करते, एक पर्सनल लाइफ का पुतला और दूसरा प्रोफेशनल लाइफ का। ऐसा तो है नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा काम हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगता है और ऐसे में हमें दुनिया की सबसे खराब एडवाइस दी जाती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो, बैलेंस बनाओ। हमारा एक ही दिमाग है, अगर हमें काम का स्ट्रेस होगा तो उसका असर हमारी पूरी लाइफ पर पड़ेगा। कोई स्विच तो है नहीं जिसे ऑफ कर दिया तो पर्सनल लाइफ शुरू हो गई, ऑन कर दिया तो प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई। इसलिए हम आज कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने में मदद करेंगे। क्योंकि जब तक आप एक तरफ से परेशान हैं, आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता रहेगा। आपको पहले अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अपनी कंपनी के साथ एक सेमिनार के लिए दुबई गया था। हमारी कंपनी का ही एक न्यूली मैरिड कपल भी हमारे साथ गया था। हम सब एलिवेटर में थे और कुछ अनजान लोग भी हमारे साथ ही एलिवेटर में थे। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगा। अपने रूम तक पहुंचते पहुंचते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में बात ही बंद हो गई। शाम को डिनर के वक्त हमारे बॉस ने हमें कुछ क्लाइंट से मिलवाया, जहां उन्होंने उस कपल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये एक पावर कपल है जो अपने डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रहा है। इन दोनों जैसी अंडरस्टैंडिंग मैंने रेयरली ही देखी है। उन क्लाइंट्स में कई लोग हमारे साथ एलिवेटर में मौजूद थे। उनको देखते ही दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ क्लाइंट्स भी मुस्कुराने लगे। एम्बैरेस होकर हस्बैंड ने बॉस से कहा कि सर, हमारी एलिवेटर में लड़ाई हो गई थी और ये क्लाइंट्स वहां मौजूद थे। इस पर हमारे बॉस ने कहा, अच्छी बात है, दिस इज अनदर रीजन क्यों तुम दोनों एक पावर कपल हो। तुम ऑफिस या वर्क प्लेस पर ये फैक्ट छुपाते नहीं कि तुम दोनों पति पत्नी हो और यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि काम का स्ट्रेस होगा तो तुम दोनों में लड़ाई होगी। मैं खुद अपनी वाइफ से पिछले हफ्ते ही लड़ा हूँ और ऐसी लड़ाई कि अगर तुम सुन लो तो लगे कि जैसे तलाक ही होने वाला है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद हम और स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग नहीं करना है, बल्कि दोनों को एक साथ जोड़ना है। आप दोनों अलग अलग फैमिली से आते हैं। आप दोनों को ही अपने अपने काम का स्ट्रेस होता है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप उनको अपनी लाइफ के एक बड़े हिस्से यानी प्रोफेशनल लाइफ से बाहर रखेंगे तो आप और भी कम टाइम शेयर कर पाएंगे। अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए। एक परफेक्ट मैरिज या रिलेशनशिप वो नहीं है जिसमें सब हैप्पी और प्रिटी चलता रहे। परफेक्ट मैरिज वो है जहां चीजें जितनी भी अगली हो जाएं, सब ठीक हो जाने का स्कोप रहे। आप किसी भी कपल से बात करिए जो 15-20 साल साथ रहा हो और उनसे पूछिए कि क्या कभी उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। 95% कपल यही कहेंगे कि अक्सर ऐसा फील होता है और फिर थोड़ी देर बाद ये फीलिंग खत्म हो जाती है। छोटी छोटी लड़ाइयों में अपने स्ट्रेस को रिलीज करके आप ना सिर्फ अपने दिमाग को काम के लिए रिलैक्स करते हैं, बल्कि उसके साथ ही अपने रिलेशनशिप को भी मजबूत बनाते हैं। वैसे जिस कपल की कहानी मैंने आपको सुनाई, आज अपनी शादी के 4 साल बाद वो दोनों मिलकर 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। उनकी सक्सेस का रास्ता ऐसी ही लड़ाइयों से भरा हुआ था, लेकिन आज वो जहाँ हैं वहाँ पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से खुश हैं। अब बात करते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को इन्वेंट किया था ऑथर्स डब्ल्यू चैन किम और रेनी मगॉन ने। 2004 में उन्होंने इससे जुड़ा एक पेपर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, यानी हाउ टू क्रिएट अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस एंड मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट। उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया था अपने कॉम्पिटिटर्स से अगली फाइट करे बिना ही मार्केट में जगह बनाने का।
ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको उन प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए जिन्हें या तो कोई बना ही नहीं रहा या जिनको अनफोकस तरीके से बनाया जा रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको बेहतर समझाता हूँ। 1950s में हेलॉयड कंपनी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक ब्लू ओशन एरिया दिखा, फोटोकॉपी मशीन्स। 1958 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर हेलॉयड जेरोक्स कर दिया। 1959 में उनका पहला प्रोडक्ट जेरोक्स 914 रिलीज हुआ और वो इतना सफल हुआ कि इस कंपनी ने 1961 में अपना नाम ही जेरोक्स कॉर्पोरेशन कर दिया। बाकी जेरोक्स के बारे में तो आप सब जानते हैं। वैसे आप अगर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कोको एफएम पर मौजूद बुक समरी जैक भी सुन सकते हैं। मार्टिन न्यूमायर की किताब में बुक समरी मार्केट में सक्सेसफुल होने की बहुत सारी टेक्निक्स पर बात करती है। ब्लू ओशन का एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो खुद इस किताब के ऑथर पैट्रिक बेट डेविड के साथ हुआ था। 29 साल की उम्र में पैट्रिक एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे। वो ईरान के इमिग्रेंट थे, जबकि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग 57 to 58 ईयर्स ओल्ड होते हैं, जो कि वाइट मेल्स मोस्टली। अमेरिका जैसे देश में एक मिडिल ईस्ट का 29 साल का आदमी एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख रहा था जिसे वाइट बुजुर्ग डोमिनेट करते थे। अब अगर आपके दिमाग से सबसे पहले यही आया कि पैट्रिक के सामने क्या क्या मुश्किलें थी, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले यही देखा जाता है कि हमारी एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज जो पैट्रिक के पास थी वो थी सोशल मीडिया। कितने 57 ईयर बेबी बूमर्स को फिर सोशल मीडिया की पावर का पता होगा? ऑलमोस्ट ना के बराबर। यानी ऑनलाइन दुनिया इंश्योरेंस का एक ब्लू ओशन थी। दूसरा एडवांटेज था लैंग्वेज। वाइट लोग इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज शायद ही जानते हो, लेकिन एक इमिग्रेंट होने के कारण पैट्रिक को इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश और अरेबिक लैंग्वेजेस की भी जानकारी थी। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अब भी एक अनटैप्ड मार्केट थी जिस पर पैट्रिक की पहुंच थी। और तीसरा एडवांटेज ये था कि 57 साल के लोग नई जनरेशन का माइंडसेट समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन पर पिच नहीं कर पा रहे थे। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में ब्लू ओशन ढूंढना है तो आपको ये देखना होगा कि इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे लोगों के पास क्या नहीं है। गोलियात के बारे में सुना है कभी आपने? बाइबल के हिसाब से गोलियात एक बहुत जायंट आदमी था जो काफी पावरफुल था। कहानी में आगे चलकर एक अंडरडॉग इंसान जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी, वो गोलियात को हरा देता है। कैसे? बताएंगे अभी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं पैट्रिक बेट डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है विदुषी शुक्ला ने। आपको मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री में एक गोलियात होता है, और जरूरी नहीं वो गोलियात इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी ही हो। आपके लिए गोलियात आपके रीजन की कोई वेल सेटल्ड छोटी कंपनी भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप गोलियात से टक्कर लेना चाहते हैं? इतनी जल्दी जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि यह आपकी नादानी हो सकती है। वॉलमार्ट का नाम सुना है आपने? पहले सुपरमार्केट की इंडस्ट्री का गोलियात केमार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर वॉलमार्ट ने आकर उसे टक्कर दी, हराया और उसकी जगह ले ली। इस एग्जाम्पल से अगर आपको लगता है कि मेहनत और शिद्दत हो तो कोई भी गोलियात को टक्कर दे सकता है, तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट एक विनर है। उससे पहले 10,000 से ज्यादा कंपनीज केमार्ट से हारी होंगी। हम अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उनके मार्केट में फेल हुई उसी तरीके की 5 लाख कंपनियों की बात भी नहीं करते। गोलियात को टक्कर देनी है तो माइंड मेकअप कर लीजिए, दर्द सहने और हारने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें और फिर ही मैदान में उतरें। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपको बुली किया जाएगा, लोग आप पर हंसेंगे भी, आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एंजाइटी होगी और इसके बाद भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है। इतनी सारी बुरी खबर के बाद भी क्या आप गोलियात से पंगा लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। गोलियात कंपनियां सॉफ्ट होती हैं क्योंकि जितने वो जीतती जाती हैं उतना ओवर कॉन्फिडेंट होती जाती हैं। साथ ही साथ वो नई मार्केटिंग टेक्निक से भी टच छोड़ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हराया जा सकता है। ऐसी कंपनियों के लिए खोने को बहुत कुछ होता है, लेकिन पाने को ज्यादा कुछ नहीं बचा होता। जबकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए तो सब कुछ है। ऐसे में ठान ले और मेहनत करे तो जीता जा सकता है। कैसे बनाए सही टीम? आपका बिजनेस जितना कम आप पर डिपेंड करे और जितना दूसरों पर डिपेंड करे उतना अच्छा है। लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन ने कहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी ब्रिलियंट है। अगर आप सोलो खेल रहे हैं तो आप डेफिनेटली किसी टीम से हार ही जाओगे। जब आप अपनी आगे की 5 मूव्स को प्लान कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप खुद को याद दिलाएं कि आप ये अकेले नहीं कर सकते। आपको एक टीम की जरूरत है। आपके साथ कोई क्यों काम करना चाहेगा? इस सवाल का जवाब सोच कर रखिए और फिर मेरी बात को ध्यान से समझिए। जब तक आप एक जायंट कंपनी नहीं है तब तक आप लोग अपनी कंपनी के लिए हायर नहीं करते, अपने लिए हायर करते हैं। ऐसी स्टेज पर आप लोगों को पैसे से अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उस तरह के रिसोर्सेज ही नहीं है।
अगर आपके पास थोड़े बहुत रिसोर्स हैं भी, तो भी एक बड़ी कंपनी के पास आपसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ऐसे में आपको खुद को बेचना है। आपको लोगों को अपने साथ काम करने के फायदे दिखाने, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए 3 बातों पर ध्यान दें। पहला, आप उन्हें क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये बेनिफिट सिर्फ वर्क सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। दूसरा, आपके साथ जुड़ने से वो अपना काम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें यह बताइए कि इससे पहले आपने कैसे अपने एम्प्लॉयज की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है। इसके साथ ही उनके कुछ सवालों के जवाब के साथ आपको भी तैयार रहना चाहिए। पहला, कि आपकी कंपनी को उसके कंपटीशन से क्या अलग बनाता है। दूसरा सवाल जिसका जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए वो है कि आपकी लीडरशिप में दूसरों से अलग क्या बात है। तीसरा सवाल कि डू यू हैव अ कोड ऑफ ऑनर, और क्या आप उस कोड ऑफ ऑनर का पालन करते हैं। चौथा सवाल यह है कि क्या बेनिफिट्स प्रोग्राम आपके एम्प्लॉयज को मिलेंगे अगर वो आपसे एसोसिएटेड होंगे। आगे पांचवा सवाल है कि क्या आपके एम्प्लॉयज आपको ग्रो करते हुए महसूस करते हैं, और क्या उसके साथ साथ वो खुद को ग्रो करते हुए देख पाते हैं। इन 5 सवालों के सही जवाब अगर आप दे पाते हैं तो आपके पास एक। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बुक समरी के एंड पर पहुंच चुके हैं। अब आप अपने आगे के 5 मूव्स जान चुके हैं। सबसे पहले आपको खुद को जानना है, फिर आपको मार्केट में रीजन करना सीखना है, फिर आपको टीम बिल्डिंग को मास्टर करना है, उसके बाद आपको बड़े स्केल पर अपनी कंपनी को लेकर जाने की स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, और आपका 5th मूव होगा कंपटीशन के लिए तैयारी करना। दोस्तों, अगर इन 5 मूव्स को आपने मास्टर कर लिया तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ऑलरेडी 5 कदम आगे निकल जाएंगे। मुझे ये तो नहीं पता कि आपने इस बुक समरी को क्यों चुना। शायद आप बिजनेस शुरू करने से पहले सक्सेसफुल बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, या शायद आप अपने डिसीजन के बारे में ओवरथिंक करने से बचने के लिए एडवाइस लेना चाहते हो। जो भी हो, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इसे सुनने के बाद आप अपने साथ नॉलेज का खजाना लेकर जा रहे हैं, और अगर आपने इन स्ट्रैटेजीज को वाकई अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए, क्या पता आप ही का अगला नाम हो फोर्ब्स 40 की लिस्ट में। मजाक सेट कर, मैं मानता हूं कि आप इस बुक समरी की वजह से खुद को बेहतर समझ पाए होंगे। क्या आपने पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट में हिस्सा लिया था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको इस बुक समरी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी। मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि हमारी सक्सेस की चाबी असल में हमारे ही अंदर है। हम अगर अपने गोल्स को लेकर क्लियर हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं देवांग तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। आप सुन रहे थे पैट्रिक बी डेविड और क्रेग डंकिन की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है विदुषी शुक्ला ने। अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलते हैं किसी और बुक की चर्चा पर।